दिल्ली ब्लास्ट मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में यह सामने आया कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ TATP का इस्तेमाल किया गया था, जिसे मदर ऑफ सैटन भी कहा जाता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि किसी भी झटके या इसके घर्षण से भी बड़ा धमाका हो जाता है। तो वहीं दिल्ली को दहलाने के लिए 50 किलो के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड यानी TATP का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मदद से विस्फोटक और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इसका असर 50 मीटर नीचे तक महसूस किया गया, जबकि इसके टुकड़े 50 मीटर के दायरे में फैल गए थे। कार में मिले एक बड़े बैग से पता चला कि बम का आकार काफी बड़ा था। 40 से 50 किलो के विस्फोटक में ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड यानी TATP मिलाया गया था। क्योंकि TATP खतरनाक और अस्थिर केमिकल होता है, हल्के झटके, गर्मी और घर्षण से भी सेकंड में फट सकता है, इसलिए TATP को मदर ऑफ सैटन भी कहा जाता है। TATP से मिलिट्री ग्रेड जैसा IED बनाया जा सकता है। ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड यानी TATP आसानी से मिल जाता है। धमाके में अमोनियम नाइट्रेट और TATP का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि मौके पर कोई छर्रे या गोलियां नहीं मिली थी, मतलब धमाके के लिए केमिकल बम का इस्तेमाल किया गया। आतंकी उमर जो बम बनाने में एक्सपर्ट था, उसने अपने घर पर लैब बना रखी थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर फैजल, हाशिम और आशा से टेलीग्राफ के जरिए वो लगातार कांटेक्ट करता रहा। आदिल मुजम्मिल में उमर ही बम बनाने में सबसे ज्यादा माहिर था और इसीलिए उसके ही जिम्मे बम बनाने का पूरा काम था। इसलिए दिन में यूनिवर्सिटी में रहने के बाद रात में वो बम को लेकर लगातार एक्सपेरिमेंट करता था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से चंद कदम की दूरी पर स्थित ये वही घर है जहां आतंकी उमर रात के अंधेरे में कई एक्सपेरिमेंट करता था, जिसमें बम बनाना सबसे अहम था। जी मीडिया की टीम उसी घर पहुंची। ये बिजली यहाँ की आए, जहाँ यहाँ छुपाना हो कुछ तो ना आए, तो यहाँ से कुछ दिखाई न दे, कोई लाइट न जले, और जब वो चाहें बिजली का कनेक्शन ले लें। ये उसके लिए तार जोड़ना खोलना ये उसका काम था। उमर को बम टेस्टिंग के लिए ऐसी जगह की तलाश थी जहां ज्यादा चहल पहल ना हो, और इसीलिए उसने ये ठिकाना चुना, क्योंकि यहाँ आसपास ना ज्यादा बसावट है ना ही घर। ये भी प्लॉट खाली है, ये सामने आप देखेंगे, इधर दिखाइए दीपक, ये भी प्लॉट खाली है। तो यहाँ उसको बहुत ही सेफ सिक्योर डेन मिल गया। दावा है कि उमर एक्सपेरिमेंट के दौरान पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के संपर्क में रहता था और हर अपडेट उन तक पहुंचा था। आसपास के लोगों के मुताबिक सुबह होने से पहले ही वो घरार से निकल जाता था। छोटे छोटे बॉटल्स टाइप कुछ पड़ा है यहाँ, ये आप देखिए, ये सारी चीज़ें। अब इसको छेड़ना ठीक नहीं, क्योंकि ये एक एग्जामिनेशन का जो है वो हिस्सा है। आतंकियों ने फरीदाबाद में ही विस्फोटक जमा कर रखा था और शायद उसी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर बम बनाने का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और देखिए, आतंकी मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद प्लान फेल होता देख पाकिस्तानी हैंडलर ने प्लान बी एग्जीक्यूट किया था। हैंडलर ने आतंकी उमर को मेवात भेजा था ताकि प्लान में कोई भी गड़बड़ी यहां पर ना हो, और मेवात में अपने स्लीपर सेल को मदद के लिए एक्टिव किया। इसके बाद खुलासा हुआ कि आतंकी उमर 10 दिन हरियाणा के नूह में भी रहा। जांच में उमर के 10 दिन नूह में रहने वाली मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश है, लेकिन एजेंसियों को नूह का एक CCTV हाथ लगा है, जिसमें उमर पैसे निकालने के लिए ATM पहुंचा था। ATM में कैश नहीं होने की वजह से वो दूसरे ATM गया था। इस दौरान उसने ATM गार्ड को किसी दूसरे ATM से पैसे निकलवाने पर पैसों का लालच दिया था। CCTV दिल्ली ब्लास्ट से करीब 1 महीने पहले का है। आतंकी उमर ने अपना ठिकाना नूह की हिदायत कॉलोनी को बनाया था। किराए पर मकान लेकर करीब 10 दिन तक वो नूह में ही रहा। घर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन शोएब की सालिका है। हालांकि शोएब पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो दुकान है जिसमें आगे इसमें 5 कमरे बने हैं, ऊपर छत है जहां पर बैठकर वो चैट किया करता था और इसमें जाकर वो रहता था। तो ये यहाँ से, और जो पड़ोसी हैं, जो चश्मदीद हैं, जिनसे इस घर की छत सटी हुई है, उन्होंने बताया कि वो रात भर 1-1 बजे तक मोबाइल देखता था। एक तरफ दिल्ली पुलिस ने नूह में डेरा डाला हुआ है, तो दूसरी तरफ STF ने भी दबिश दी है। न सिर्फ पूरे इलाके की जांच की गई है, बल्कि आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट में केंद्र में अब फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, क्योंकि अब ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार का एक और CCTV फुटेज सामने आया है, जो कि कार के यूनिवर्सिटी में एंट्री और एग्जिट का है।
तो सवाल है कि क्या यूनिवर्सिटी में ही कार को फिदायीन कार बनाया गया? क्योंकि आतंकी उमर ने जिस I-20 कार से दिल्ली को दहलाया, वही कार यूनिवर्सिटी में दिखाई दी। 29 अक्टूबर को कार देर रात अल फलाह यूनिवर्सिटी में एंट्री लेती हुई दिख रही है और फिर 30 अक्टूबर को दोपहर 2:45 बजे के करीब बाहर निकली है। अब सवाल है कि इन 12 से 14 घंटों के बीच आतंकी उमर ने क्या किया? क्या उमर ने इन घंटों में कार को ब्लास्ट के लिए तैयार किया था? क्या 10 दिन इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये गाड़ी खड़ी हुई थी? क्या इस गाड़ी को पूरी तरह से तैयार कराया जा रहा था कि ब्लास्ट के लिए इसी गाड़ी का प्रयोग हो? और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब जांच एजेंसी खंगाल रही हैं। यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कई सवालों के जवाब खोजने की कोशिश में लगी है। खुलासा तो ये भी हुआ है कि उमर का नूह कनेक्शन भी है। जांच एजेंसियां उमर, मुजम्मिल, शाहीन को लेकर नूह के एंगल पर भी जांच कर रही हैं। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल की पढ़ाई ना कराकर बल्कि आतंकवाद और दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाकर लोगों को तैयार किया जा रहा था, उनका माइंड वॉश किया जा रहा था। पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आतंकियों ने नूह और यूनिवर्सिटी के आसपास ब्लास्ट की सामग्री इकट्ठा की है। और दिल्ली ब्लास्ट में पुलिस के सामने अब नई मिस्ट्री आ गई है। मिस्ट्री कारतूस की है जो कि सफाई के दौरान पुलिस को मिले हैं। 3 कारतूस मिलने के बाद अब पुलिस के लिए ये एक बड़ी पहेली बन गया है कि आखिर ये कारतूस कहां से आए। इस मिस्ट्री को सुलझाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ब्लास्ट वाली जगह से 9 mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं, जिनमें 2 जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौके से ना कोई पिस्तौल मिली, ना ही कोई दूसरा पार्ट, यानी कारतूस तो मिला लेकिन चलाने वाला हथियार नहीं। 9 mm पिस्टल के 2 कारतूस मिलने की जांच अब पुलिस ने तेज कर दी है, क्योंकि घटनास्थल से कोई भी 9 mm पिस्टल नहीं मिली है। जो 9 mm कैलिबर के कारतूस मिले हैं वो किसी आम आदमी के पास नहीं होते, यानी आम लोगों के लिए ये बैन होते हैं। जब जांच की गई तो पुलिस जवानों और सुरक्षा बलों के पास भी उनके कारतूस पूरे मिले हैं। ऐसे में पुलिस पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर कारतूस आए कहां से। वहां पर तैनात किसी भी पुलिसकर्मी के कोई कारतूस मिसिंग पाए गए हैं। ऐसे में ये कारतूस यहाँ पर कैसे आए, इसकी भी जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही है कि कहीं कारतूस उमर की कार में तो नहीं थे, क्योंकि शाहीन की कार से राइफल मिली थी, तो ऐसे में क्या उमर भी बंदूक और कारतूस लेकर चलता था। और देखिए, दिल्ली धमाके में गिरफ्तार ज्यादातर आरोपियों के लिंक जम्मू कश्मीर से पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच धमाके से पहले फिरोजाबाद से भारी मात्रा में यहां पर विस्फोटक बरामद किया गया और इसके लिंक को लेकर घाटी में खाद्य दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद कश्मीर घाटी में हलचल बढ़ गई है। सुरक्षा एजेंसी और पुलिस प्रशासन की टीम हर संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई है, जिसको लेकर जगह जगह छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। धमाका मामले में अब तक पकड़े गए ज्यादातर आरोपियों के कनेक्शन जम्मू कश्मीर से पाए गए हैं, जिसको लेकर शोपियां में पुलिस टीम ने उर्वरक की दुकानों पर छापेमारी को लेकर भी अब अभियान चलाया है। इस दौरान दुकानों में रखे उर्वरक को चेक किया जा रहा है, साथ ही उर्वरक डीलरों से इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। दिल्ली में धमाके से पहले फिरोजाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया था, जिसमें रासायनिक उर्वरकों का भी यूज किया गया था। दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को जो भी कुछ हुआ उससे पूरा देश दहल उठा। धमाके के मंजर से हर कोई सहम गया। धमाका इतना भीषण था कि हर कोई हैरान और परेशान रह गया, जिसको लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल टेरर मॉड्यूल में व्हाइट कॉलर्स यानी कि डॉक्टर्स के शामिल होने के बाद से ही जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। ब्लास्ट का लिंक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा तो यहाँ के कई डॉक्टर्स जो है वो गायब पाए गए, जिसके बाद वो सभी और कई दूसरे डॉक्टर्स भी अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। देश भर में तकरीबन 20 डॉक्टरों पर अब तक शिकंजा कसा जा चुका है। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और ब्लास्ट में मारा गया उमर मोहम्मद। जैश के मसूद अजहर ने व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के तहत ऐसी साजिश रची कि पूरा देश सहम गया है। फरीदाबाद में विस्फोटकों की बरामदगी और उसके बाद दिल्ली में लाल किले पर ब्लास्ट के बाद अब जांच आगे बढ़ी तो इसमें डॉक्टर्स की जिहादी फौज का सच सामने आ गया, जिसके बाद एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। देश भर में 20 डॉक्टरों पर अब तक शिकंजा कसा जा चुका है। आदिल, मुजम्मिल और शाहीन यानी 3 डॉक्टर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उमर ब्लास्ट में मारा जा चुका है। जांच एजेंसियों ने कानपुर से आरिफ, हापुड़ से फारूक, फरीदाबाद से फहीम, लखनऊ से परवेज के अलावा नूह, बंगाल, पंजाब और अलग अलग हिस्सों से 5 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया है। इन डॉक्टर्स के अलावा कई मौलाना और दूसरे पेशे से जुड़े लोगों पर भी शिकंजा कसा गया है। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शाहीन तकरीबन 10 साल से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी थी।
इतना ही नहीं, पिछले 1 साल से शाहीन आतंकियों को खुफिया जानकारी भी दे रही थी। जैश ए मोहम्मद के आतंकी शाहीन को मैडम सर्जन बुलाते थे, जिसने व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के साथ मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया। देश को दहलाने की साजिश महीनों से बल्कि सालों से चल रही थी। जैसे जैसे दिल्ली धमाके की जांच आगे बढ़ रही है, आतंकियों को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली ब्लास्ट केस में शामिल आतंकी शाहीन को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के मुताबिक आतंकी शाहीन सईद पिछले 10 सालों से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी थी। शाहीन सईद 2015 में जैश ए मोहम्मद के संपर्क में आई थी और 2016 में शाहीन को जैश ए मोहम्मद का मेंबर बनाया गया था। करीब 1 साल से जैश ए मोहम्मद को खुफिया जानकारी भेज रही थी। यही नहीं, नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन कहती थी कि अब कौम का कर्ज उतारने का समय आ गया है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगा रही हैं कि 10 साल में शाहीन कहां रही और उसके नेटवर्क में कौन कौन आया। वहीं दिल्ली ब्लास्ट की मुख्य आरोपी शाहीन यानी कि मैडम सर्जन के साथ ही अब उसके भाई परवेज पर भी यूपी एटीएस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ कि ब्लास्ट से 2 दिन पहले उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया। उसकी कुंडली खंगालने के दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि वो नाइट ड्यूटी प्रेफर किया करता था। परवेज ने जुलाई 2021 में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में बतौर रेजिडेंट डॉक्टर ज्वाइन किया था। इस दौरान वो अक्सर नाइट ड्यूटी ही करता था। यूपी एटीएस ने ड्यूटी चार्ट और रोस्टर की जांच की तो ये बड़ा खुलासा हुआ। शुरुआत के 1 साल तक वो हर दिन नाइट शिफ्ट में ही रहा, जिसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि वो दिन में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके, दूसरा वो अपने साथियों से मिल सके और नेटवर्क तैयार करे, तीसरा यूनिवर्सिटी के लोगों से ज्यादा मेल जोल ना हो सके। परवेज के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए यूपी एटीएस परवेज के घर से मिले मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क को खंगाल रही है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों से भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि परवेज सईद अंसारी के लखनऊ, सहारनपुर, जम्मू कश्मीर के साथ ही पाकिस्तान और मालदीव कनेक्शन को समझा जा सके। ऐसे में अब उसके घर से बरामद तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और हार्ड डिस्क से सबूत इकट्ठा करने में जांच एजेंसियां जुट गई हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल किए गए फंड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हवाला के जरिए दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकियों को 20 लाख रुपए की फंडिंग की गई थी, जिसमें 3 लाख रुपए का विस्फोटक खरीदा गया। ये सारा का सारा पैसा पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के आतंकियों से भारत में आया था, जिसका इस्तेमाल दिल्ली धमाके में किया गया था। यानी दिल्ली ब्लास्ट के तार सीधे आतंकियों के अकाउंट से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के हैंडलर ने फंडिंग की थी। 20 लाख रुपए की फंडिंग उमर, मुजम्मिल और शाहीन को की गई। हवाला के जरिए दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के पास पैसा पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक पैसों को लेकर उमर और शाहीन में विवाद हुआ था। 20 लाख रुपए के ट्रेसेस जो है वो कंफर्म सुरक्षा एजेंसियों ने कर दिए हैं, जिसमें से 3 लाख रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा गया था, 2 लाख रुपए में गाड़ी खरीदी गई थी। पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने तीनों आतंकियों के पैसों की जांच शुरू कर दी है। साथ ही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच के लिए आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जांच का ये पूरा दायरा बढ़ते जा रहा है। मास्टरमाइंड समेत कई आरोपी इस वक्त गिरफ्त में हैं, लेकिन कई अब भी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। जांच एजेंसियों ने आशंका जताई है कि इस पूरे ऑपरेशन में तकरीबन 30 आतंकी शामिल हैं, जिसका खुलासा हुआ है डायरी और नोटबुक से, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद उमर और मुजम्मिल के कमरों से जांच के दौरान पाई गई है। डॉक्टर उमर इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 4 में रहता था, जबकि डॉक्टर मुजम्मिल रहता था कमरा नंबर 13 में। एजेंसियों ने इन आतंकियों के कमरों से डायरी और नोटबुक बरामद किए हैं। डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी से ऑपरेशन हमदर्द का खुलासा हुआ है। इसमें मुस्लिम लड़कियों को हमलों के लिए तैयार करने की योजना थी। ये काम शाहीन को करना था। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल के उस कमरे से भी मिली है, जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर मौजूद है। एजेंसियों ने डायरी और नोटबुक को खंगाला तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। ज्यादातर बातें कोड वर्ड्स में लिखी गई हैं। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र कई बार हुआ है, जिसका मतलब है 10 नवंबर का दिल्ली ब्लास्ट सोची समझी साजिश थी। डायरी में ऑपरेशन शब्द का कई जगह इस्तेमाल किया गया है। डायरी में 25 से 30 लोगों का नाम है, जो जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के माने जा रहे हैं। इन नामों के आधार पर एजेंसी जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है। वहीं यूपी में अपराधियों के खिलाफ जारी बुलडोजर एक्शन का चलन कई राज्यों तक फैल गया है। अब जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्रग तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और उसकी करोड़ों के मकान को यहां पर ध्वस्त कर दिया गया। ड्रग तस्कर की प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने के लिए 4 बुलडोजर के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी।
नरसू इलाके में मौजूद ड्रग तस्कर माखनदीन के इस घर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। इससे पहले पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने ये कार्रवाई आरोपी पर दर्ज कई एफआईआर के आधार पर की है, जिसमें आरोपी ने कभी सरेंडर नहीं किया। पुलिस ने इसके लिए कोर्ट से बाकायदा ऑर्डर लिया और ये कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में दाल मंडी में अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है, तो वहीं कई दुकान और मकान मालिकों को प्रशासन ने नोटिस भेजकर समय से खाली करने का आदेश जारी किया है। इस दौरान प्रशासन को मुस्लिम व्यापारियों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। कुल मिलाकर लगभग 17.4 मीटर चौड़ाई के साथ नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना का विरोध करते हुए मुस्लिम कारोबारियों ने पक्षपात का आरोप लगाया, साथ ही अधिकारियों के नाम चिन्हित करने की धमकी दी। डराओ मत, डरेंगे नहीं, नियम से आओगे तो स्वागत है और नहीं तो नियम हम भी जानते हैं। हमारा निवेदन है कि कम से कम वो नेम प्लेट लगा के टहले, जिससे हमें मालूम चले कि ये अफसर कौन है। मेरे क्षेत्रीय सीओ हो, इंस्पेक्टर हो, मैं सबको लिया हूँ निगाह में। ये मत सोचे कि हम नियम नहीं जानते, कानून नहीं जानते हैं। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत कई मकानों और दुकानों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई को देखने के लिए मिली है। यहाँ पर हत्या के आरोपी के घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया, तो वहीं पुलिस के मुताबिक 3 दिन यहाँ पर पहले जमीन विवाद को लेकर शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने हत्या के आरोपी के घर को बुलडोजर से ढा दिया। इसके लिए प्रशासन की तरफ से बुलडोजर भेजा गया। सबसे पहले आरोपी के घर के बाहरी हिस्से को तोड़ा गया, इसके बाद पूरे मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे, ताकि हालात बिगड़ने पर वक्त रहते काबू किया जा सके। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अवैध तरीके से कब्जा कर मकान का निर्माण कर लिया था। 3 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर जय तोमर नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए हत्या के आरोपी पर कार्रवाई की। बिहार के बेगूसराय में मामूली विवाद ने यहां पर हिंसक रूप ले लिया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस भी यहां हिंसा की चपेट में आ गई। जमकर ईंट और पत्थर बरसे, भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि पुलिस भी जान बचाकर यहां भागते हुए नजर आई। दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे, एक एक कर सैकड़ों लोग जुटे और भीड़ ने हालात को पूरी तरह हिंसक बना दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उग्र भीड़ पुलिस पर टूट पड़ी। पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए गए और पुलिस कर्मियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस झड़प में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रशासन हालात को काबू में करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन जमीन विवाद की इस आग ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। दरअसल यहाँ करीब 1350 बीघा जमीन को लेकर जबरदस्त बवाल हो गया। आरोप है कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक पक्ष जमीन पर कब्जा करने पहुंचा, जिस पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और देखते ही देखते माहौल भड़क गया। बिहार की जमुई में झांसा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहां पुलिस ने यात्रा कर रहे एक यात्री के पास से 70 लाख रुपए कैश बरामद किए। बताया गया कि आरोपी दिल्ली से कोलकाता पैसे पहुंचाने जा रहा था, जिसके किताबों वाले बैग से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। रेलवे पुलिस को दोनों पैकेज खोलने पर 28 बंडल मिले। हर बंडल में 2,50,000 रुपए थे। इस तरह से कुल 70 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक दुरंतो एक्सप्रेस के कोच S3 में एक संदिग्ध यात्री के काले पिट्ठू बैग के साथ यात्रा करने की सूचना मिली थी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लालू परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव का सीएम बनने का जो सपना है वो जनता ने सीधे तौर पे यहाँ तोड़ दिया, तो वहीं लालू परिवार को तेजस्वी के खास लोगों ने ही तोड़ दिया है। लालू प्रसाद की फाइटर बेटी रोहिणी आचार्य अब परिवार से पूरी तरह से अलग हो गई हैं। वो कह रही हैं कि किसी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी और बहन पैदा ना हो। और 24 घंटे के अंदर लालू की फाइटर बेटी रोहिणी आचार्य के एक्स पर 2 पोस्ट से साफ हो गया कि लालू परिवार में सब ठीक नहीं चल रहा है। पिता को अपनी किडनी देकर जीवन देने वाली बेटी अब परिवार से पूरी तरह से अलग हो गई। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। इस बयान के बाद रोहिणी आचार्य ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी और बहन पैदा ना हो। सोशल मीडिया में पोस्ट और रोहिणी के बयान से साफ है कि वो अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव, उनके सलाहकार संजय यादव और रमीज नेमत से नाराज हैं।
क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने किसी की नहीं, इन्हीं दोनों की सुनी और जब पार्टी को करारी हार मिली तो इनमें से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले अपने परिवार से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने बहन रोहिणी आचार्य का समर्थन किया है और कहा कि बहन पर चप्पल की खबर से वो बहुत आहत है और अब इस घटना के बाद उनका एक और बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ साफ कहते सुने जा रहे हैं कि बहन का अपमान करने वालों पर उनका सुदर्शन चक्र चलेगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। तेज प्रताप का ये बयान विधानसभा चुनाव के पहले का है, जब टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थी। पिता और भाई तक को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया था। उस समय तेज प्रताप को लालू प्रसाद ने पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया। अब विधानसभा चुनाव के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार से खुद नाता तोड़ लिया है। तेज प्रताप की तरह ही रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी यादव के करीबियों पर सवाल उठाए हैं और परिवार में चप्पल कांड की बात कही है, जिससे तेज प्रताप का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया है। एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि कल की घटना से झकझोर दिया है, बहन का अपमान सहन नहीं करेंगे, जयचंदों को जनता माफ नहीं करेगी। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाला, इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चप्पल वाली बात सच है, रोहिणी आचार्य झूठ नहीं बोलती, घर में भाइयों का योगदान होना चाहिए। क्या योगदान बेटियों को ही देना होता है? मेरे माता पिता मेरे साथ है। रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। क्या बोले आवाज में? जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। क्या बोलना था? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है चप्पल चलाया गया, गाड़ियां भी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया, चप्पल चलाने की बात सही कही। अब आप लोग जाकर के माइंड को कर लीजिए, सही बात है। रोहिणी और इससे बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू परिवार में घमासान और बढ़ गया है। लालू की 3 और बेटियां दिल्ली रवाना हो गई हैं। रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी दिल्ली के लिए रवाना हो गई है, जबकि कल रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ा था। ये बड़ी जानकारी। तो लालू परिवार में कला की तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है, एक के बाद एक। पहले देखिए तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया गया, अब इसके बाद आप देखिए कैसे रोहिणी आचार्य ने खुद को डिसोन कर दिया और अब 3 बेटियां लालू प्रसाद यादव की दिल्ली के लिए रवाना। वहीं रोहिणी आचार्य का पिता लालू प्रसाद के परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के बाद से ही बिहार में सियासी घमासान और भी ज्यादा तेज हो गया है। बीजेपी और जेडीयू की तरफ से आरजेडी पर कड़ा प्रहार किया गया है। तो वहीं चिराग का कहना है कि इस प्रकरण से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। इधर रोहिणी आचार्य ने परिवार और राजनीति से नाता तोड़ने का ऐलान किया। उधर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गईं और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। रोहिणी आचार्य के फैसले को बीजेपी के नेताओं ने सत्ता की लड़ाई का करार दिया। परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये उचित नहीं है। बीजेपी से 2 कदम आगे जेडीयू का कहना है कि लालू प्रसाद को बेटी की वेदना भारी पड़ेगी। लेकिन बेटी का करा, बेटी की वेदना, ये लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। हालांकि चिराग पासवान लालू परिवार के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं और इस घटना पर दुख जता रहे हैं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। लालू परिवार का ये विवाद उस समय सामने आया है जब बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार ने आरजेडी को सबसे बड़ा झटका दिया है। 75 सीटों वाली पार्टी सिर्फ 25 पर सिमट गई। यही कारण है इस विवाद ने विरोधियों को हमला बोलने का मौका दे दिया है। यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक नीतीश कुमार गुरुवार 20 नवंबर को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश के नेतृत्व में जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला और उसके बाद उनके शपथ ग्रहण को लेकर कोई भी संशय नहीं है। हाँ, उसके पहले जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, फिर शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो जाएगी और नीतीश कुमार शपथ लेते ही अपने नाम कई रिकॉर्ड्स भी दर्ज कर लेंगे। और अब बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। सोमवार को नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी। उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, पद से इस्तीफा देंगे और कैबिनेट भंग करने की सिफारिश करेंगे। इसके बाद जेडीयू विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ा गया। इसके लिए फेस को लेकर कोई इफ एंड बट नहीं है।
सोमवार को ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी की घोषणा के साथ ही एनडीए के विधायक नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे। उसके बाद ही नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक गुरुवार 20 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं और इसके साथ ही नीतीश कुमार 10 बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। वीरांगना उदा देवी पासी जी के बलिदान दिवस पर लखनऊ में पासी स्वाभिमान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा का अनावरण भी करते हुए लोग नजर आए, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे, जहां पर सीएम योगी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। सीएम योगी जो अपनी सख्त और मजबूत फैसले लेने वाली छवि के लिए जाने जाते हैं। ये किसी से छिपा नहीं कि योगी किस तरह बदमाशों और माफियाओं का हिसाब करते हैं, यानी जैसे अपराधी होता है वैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। लखनऊ से सीएम योगी ने वीरांगना उदा देवी का जिक्र करते हुए संदेश देने की कोशिश की है। वीरांगना उदा देवी का यह बलिदान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो, क्रोध उससे भी बड़ा होना चाहिए, यानी अन्याय जितना बड़ा हो उसका दंड भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। सीएम ने जिक्र भले ही उदा देवी का किया हो, लेकिन मैसेज उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए था जो कानून हाथ में लेते हैं। वीरांगना उदा देवी जिन्होंने पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेजों को मौत की नींद सुला दिया था और इसी बलिदान का जिक्र करते हुए सीएम ने ये बातें कही। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। वहीं बरेली में नाथ नगरी कॉरिडोर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट अलकनाथ मंदिर के साज सज्जा का काम अब ठप हो गया है, क्योंकि मंदिर परिसर में पहुंचे मुस्लिम व्यक्ति ने जमीन पर अपना दावा किया और काम रुकवा दिया। उस शख्स का दावा है कि ये जमीन उसकी है। निर्माण कार्य पे एक विराम लग गया, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति जमील हैबिद में अपना दावा ठोक किया। और ये दावा क्या है उसने कि जो ये मंदिर की जो दुकानें बन रही हैं और जहाँ ये जो शौचालय का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन जो है दरअसल जमील की है। काम ठप हो जाने से मंदिर और अखाड़ा परिषद के संतों में काफी नाराजगी फैल गई। अखाड़ा परिषद ने डीएम से मिलकर अपनी बात रखी है और काम शुरू कराने की मांग की है। सीएम योगी के निर्देश पर कॉरिडोर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा था। मंदिर परिसर में बनी पुरानी दुकानों को हटाने के लिए पर्यटन विभाग ने निर्माण शुरू किया था। तभी जमील अहमद और कुछ दूसरे लोग पहुंचे और जमीन पर अपना कब्जा बताकर काम रुकवा दिया। और देखिए, भले ही कैलेंडर की तारीखें बदलती जा रही हो, लेकिन यूपी में अपराधियों के इलाज का तरीका वही है। अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स की बुलेट स्ट्राइक नॉन स्टॉप जारी है, क्योंकि यूपी से क्राइम को खत्म करना है। योगी की पुलिस का विजन साफ है, अपराध करने वालों को नहीं बख्शना है। बीते 24 घंटे में गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और आजमगढ़ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों को लंगड़ा कर दिया। गाजियाबाद में पुलिस की एक लुटेरे से मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फैसल नाम के अपराधी पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। लुटेरे ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर चोरी की घटना में फरार चल रहे बदमाश का बुलेट वाला ट्रीटमेंट हुआ है। 10,000 के इनामी बदमाश इरशाद पर 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। आजमगढ़ पुलिस को फरार चल रहे 3 आरोपी के बारे में सूचना मिली थी। जानकारी के बाद रसूलाबाद रोड पर पुलिस ने नाकेबंदी की। बदमाशों को आता देख जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, वहीं उसके 2 साथियों को मौके पर ही दबोच लिया। उत्तर प्रदेश के बागपत में प्राइमरी स्कूल में नफरत की इंतहा देखने को मिली है, जहां पर एक मुस्लिम छात्र ने हिंदू छात्रों को पानी की बोतल में पेशाब भरकर पिला दिया और मामला सामने आने के बाद ही बवाल हो गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। ये बागपत का वही प्राइमरी स्कूल है जहां एक मुस्लिम छात्र ने हिंदू छात्रों को बोतल में पेशाब भरकर पिला दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोटी पर थूकना, नाली में फल सब्जी धोना। मामले का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। बच्चों के अभिभावक स्कूल पहुंच गए। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को जानकारी मिली तो मामले ने तूल पकड़ लिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग कार्रवाई के लिए अड़ गए, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोपी बच्चे के पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। और अब खबर उत्तर प्रदेश की झांसी से, जहां पर एक रईस जादे ने रेस्टोरेंट की लड़की स्टाफ के साथ सबके सामने बदतमीजी की। लड़की की शिकायत पर योगी फोर्स ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि इस रईस जादे ने गलती ही ऐसी की थी। 2 लड़कियों के साथ लड़का रेस्टोरेंट गया था। वहां किसी बात को लेकर रेस्टोरेंट की लड़की स्टाफ के साथ उसकी बहस होती है। लड़का और लड़की जाने ही वाले होते हैं। तभी लड़का इस स्टाफ के पास आता है
उसके साथ गलत हरकत करता है और फिर बड़े आराम से चला जाता है। उसके साथ मौजूद लड़कियां उसे ऐसा करने से रोकती भी नहीं हैं। रेस्टोरेंट की महिला स्टाफ ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की, फिर आरोपी रईसजादे को गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद है योगी फोर्स इसके साथ भी वैसा ही सलूक करेगी जो दूसरे बदमाशों के साथ करती है, ताकि आगे से वो ऐसी गलती कभी ना करे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर एक पत्थर की खदान धंसने की वजह से 15 लोगों की जिंदगी दांव पर लग गई और हादसे के बाद खनन में लगे यहाँ जो लोग थे वो मलबे में दब गए, जिसके बाद एनडीआरएफ और साथ ही एसडीआरएफ की टीमों ने यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हादसे वाली जगह पर बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबे इस हादसे की कहानी बयां कर रहे हैं, जिन्हें हटाने के लिए पोकलेन और क्रेन जैसी भारी भरकम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओबरा इलाके में हुए इस हादसे से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। अवैध खनन को हादसे की वजह बताया जा रहा है। सपा सांसद ने भी जिला प्रशासन पर ये आरोप लगाया। सभी जिले के अधिकारियों को मिली भगत से अवैध खनन बड़े पैमाने पर इस सोनभद्र में ओबरा क्षेत्र में बिल्ली मारकुंडी में चलाया जा रहा है। लगातार हो रहे खनन की वजह से इलाका बीहड़ में तब्दील हो चुका है। जगह जगह बन चुकी खाई आए दिन हादसों को जन्म देती है और इसी वजह से बचाव टीम को घटनास्थल पर पहुंचने और ऑपरेशन चलाने में खासी दिक्कतें आ रही हैं। घटनास्थल से एक शव बरामद होने से लोग सिहर उठे हैं और बाकी बचे लोगों की सांसों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं पंजाब में एक बार फिर से आरएसएस चरमपंथियों के निशाने पर है। फिरोजपुर जिले में आरएसएस नेता की बेटी की हत्या कर दी गई और हत्या की वजह विचारधारा की लड़ाई है या फिर कोई निजी रंजिश, इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन अपराधियों के बढ़ते हौसले से प्रदेश में इस वक्त दहशत फैल गई है। हत्या की इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। देर रात घटी इस घटना के बाद से अस्पताल से लेकर पीड़ित परिवार के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। मृतक के पिता और दादा दोनों संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं। यहाँ तक मृतक नवीन अरोड़ा भी संघ में सक्रिय था। ऐसे में इसे बीते दिनों संघ के कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश गली से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इलाके में मौजूद दूसरे सीसीटीवी के जरिए वारदात की तस्वीरें जुटा रही है ताकि हमलावरों की पहचान हो सके। घटना के पीछे एक एंगल नशे का व्यापार करने वालों का भी माना जा रहा है, जिसके खिलाफत लगातार संघ करता रहा है। सनातन हिंदू एकता के लिए धीरेन्द्र शास्त्री की 10 दिनों की पदयात्रा का आज समापन हो गया। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके से 7 नवंबर को यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही अंदाजा हो गया था कि बाबा बागेश्वर की ये यात्रा कितनी बड़ी होने जा रही है। आखिरी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई नेता और रामभद्राचार्य जैसे कई संत महात्मा की मौजूदगी ने पदयात्रा के समापन को और भी ज्यादा भव्य और दिव्य बना दिया। वृंदावन की पावन धरा पर पहुंचते ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साष्टांग दंडवत किया। आखिरी दिन की यात्रा में भी बागेश्वर बाबा को कई संतों का आशीर्वाद मिला, क्योंकि यात्रा का उद्देश्य जितना बड़ा था उससे ज्यादा बड़ी थी। बाबा बागेश्वर के प्रति करोड़ों हिंदुओं की आस्था। तभी तो सीएम मोहन यादव समेत कई नेता कार्यक्रम का हिस्सा बने। तभी तो 7 नवंबर को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शुरू हुई यात्रा जब 16 नवंबर को वृंदावन में खत्म हुई। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से शुरू हुई यात्रा हरियाणा और यूपी के 422 इलाकों से गुजरी और करीब 170 किलोमीटर की दूरी पूरी की। चाहे दिन हो या रात, हर समय बाबा बागेश्वर के साथ उनके हजारों चाहने वाले पूरे उत्साह के साथ मौजूद रहते। कई फिल्मी सितारे भी शामिल हुए, यहाँ तक कि विदेशों से भी कई हस्तियां पहुंची। और देखिए, एक वक्त था जब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण गैंग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था। लगातार हिंदुओं के खिलाफ यहाँ पर नफरत फैलाकर आदिवासियों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में 125 हिंदुओं की घर वापसी हुई है। ये वहीं 41 परिवारों के 125 हिंदू हैं जो कभी बहकावे में आकर हिंदू धर्म छोड़ चुके थे और ईसाई धर्म अपना चुके थे, लेकिन आज सनातन में वापस लौट आए हैं। इस दौरान बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने उन सभी लोगों का पैर धोकर स्वागत किया। सनातन में वापसी को लेकर विधायक बोहरा ने कहा कि कुछ लोग आदिवासियों को उनकी संस्कृति के प्रति गुमराह करके भटका देते थे। कबीरधाम में आयोजित समारोह में सभी लोग हिंदू धर्म में वापस लौटकर खुश नजर आए। रायबरेली के एक होटल में शादी के मंडप में जमकर हंगामा हो गया। नाम और पहचान को लेकर मिनटों में यहाँ खुशियों का माहौल तनाव में बदल गया। दोनों ही परिवारों की रजामंदी बजरंग दल के गुस्से के आगे बेबस नजर आई।
होटल में मंडप सज चुका था, जयमाल की तैयारी हो गई थी, दोनों परिवार मौजूद थे, लेकिन इसी बीच बजरंग दल के लोग वहां पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। लड़की ने भी जमकर बवाल काटा। दरअसल इस लड़की का दुल्हा मुस्लिम युवक था। इसकी खबर करनी सेना और बजरंग दल के लोगों तक पहुंच गई। युवक खुद को बबलू नाम का हिंदू बताकर शादी करने आया था, जो असल में जलालुद्दीन एम अकबर निकला। आधार कार्ड की जांच में अलग पहचान सामने आई। बाद में पुलिस ने माहौल शांत कराया और दोनों परिवारों को घर भेज दिया। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। और अब खबर मुंबई से, जहां पर एक बार फिर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पर एक हिंदी भाषी युवक पर कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ों की बरसात कर दी। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दरअसल हिंदी भाषी शख्स नवी मुंबई में किसी कंपनी में काम करता है। मनसे कार्यकर्ताओं का आरोप है कि युवक ने अपनी मराठी सहकर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने युवक को अपने ऑफिस में बुलाया और फिर उसकी पिटाई कर दी। तस्वीरों में देखिए, शख्स जैसे ही आकर बैठता है, पास में बैठा शख्स उस पर थप्पड़ रसीद कर देता है। इसके बाद पीछे से आया एक शख्स थप्पड़ बरसाने लगता है। महिला भी युवक को थप्पड़ मारती है। तभी एक और शख्स उसे छोड़ने की बात कहकर माफी मांगने की बात कहता है। ये पहला मौका नहीं है जब मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। इसी बीच मुंबई में भी नेवल डॉकयार्ड पर आतंकी हमले की धमकी वाला कॉल आया, जिसने पूरे ही पुलिस महकमे को यहां पर हिला कर रख दिया है। देश भर में सतर्कता बढ़ी हुई है और इसी कड़ी में मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक धमकी भरा कॉल आया। मुंबई के कंट्रोल रूम में एक फोन कॉल आता है और फोन कॉल करने वाला व्यक्ति इस बात की जानकारी देता है कंट्रोल रूम को कि मुंबई में मौजूद नेवल डॉक यानी नौसेना की डॉक पर बहुत जल्द जो है आतंकवादी हमला होने वाला है। कॉल मिलते ही पुलिस और नेवी इंटेलिजेंस हरकत में आ गए। इलाके में तुरंत कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड से लेकर डॉग स्क्वाड तक मौके पर तैनात कर दिए गए। कई घंटे की तलाशी के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन एहतियात के तौर पर इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। धमकी देने वाले शख्स जहांगीर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जाँच में सामने आया कि वो नशे में था। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुंबई को खासतौर पर हाई अलर्ट पर रखा गया है और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां किसी भी इनपुट को हल्के में नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के एटा में फिल्मी स्टाइल में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर चलते ट्रक से चोरों ने शराब की पेटियां उतारकर फरार हो गए और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चलते ट्रक से चोर शराब की पेटियां निकालते दिखाई दिए। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक ऑटो हाईवे पर ट्रक का पीछा करते नजर आया। कुछ दूरी तक पीछा करने के बाद ऑटो में सवार चोर ट्रक पर चढ़ गए। इसके बाद ट्रक में मौजूद शराब की पेटियां निकाल ली। हैरानी की बात यह थी कि ट्रक पर सवार को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। जैसे ही चोरी की घटना की जानकारी ट्रांसपोर्टर को लगी, उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। 30-40 पेटी के लमसम गाड़ी में से यहाँ आते हैं पिलुआ थाने से और मलावन थाने तक के बीच में, उसमें पेटी चोरी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, लेकिन तब तक ऑटो सवार आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। बात करते हैं मैक्सिको की, जहां पर हजारों की संख्या में जेन जी सड़कों पर उतर आए हैं। बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, इसी के साथ साथ जो छूट मिल रही है, हत्या और सुरक्षा की कमी के खिलाफ ये तमाम जेन जी जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली और ये सारा का सारा गुस्सा मेयर की हत्या के बाद भड़का। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, रबर की गोली और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मैक्सिको में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ हजारों की संख्या में जेन जी सड़कों पर उतर आए। इसी बीच प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, आगजनी और पत्थरबाजी शुरू कर दी। जेन जी यही नहीं रुके, उन लोगों ने पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने जवान शील्ड के साथ आगे बढ़े, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरों, हथौड़े और जंजीरों से हमला कर दिया। देखते ही देखते हालात बद से बदतर हो गए, जिसके बाद पुलिस ने जेन जी को रोकने के लिए रबर की गोलियां और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
उसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी पटाखे दागे, जिससे पूरे इलाके में धुआं फैल गया। काफी देर तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती रही। प्रदर्शन में पुलिस और जेनजी के कई लोग घायल हुए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। और देखिए, एक तरफ मेक्सिको में जेनजी का विरोध जारी है तो वहीं ट्रंप के घर में भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्राइम सीन टेप लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जनता की तीखी नाराजगी है और सवाल उठा रही है कि क्या अमेरिका अब बदलाव की तरफ मुड़ रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी एकजुट हुए। शांतिपूर्ण लेकिन असरदार तरीके से इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन trumpmustgo.org ने किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास के चारों तरफ क्राइम सीन टेप लगाई और ट्रंप के इस्तीफे की मांग की। बता दें कि ये प्रदर्शन ट्रंप की कई नीतियों के खिलाफ है, जिसमें व्यापार नीतियों, टैरिफ, यात्रा प्रतिबंध, वीजा नियमों में सख्ती शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि ये तो बस शुरुआत है। 17 और 24 नवंबर को और भी बड़ी रैलियां होने वाली हैं। ये भीड़, पोस्टर और क्राइम सीन टेप यानी अमेरिका में जवाबदेही की मांग तेज होती जा रही है और बदलाव की पुकार साफ सुनाई दे रही है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के मंदसौर में एक ट्रक चालक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। ट्रक चालक सड़क पर ट्रक को लहराते हुए चला रहा था। दावा किया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। मंदसौर के हाईवे पर देखिए कैसे ट्रक कभी सड़क के इधर तो कभी उधर लहराते हुए चल रहा है। ट्रक के पीछे कई 2 पहिया और 4 व्हीलर गाड़ियां भी चल रही है, लेकिन ट्रक किसी को साइड नहीं दे रहा है। ट्रक चालक काफी दूर तक ट्रक को लहराते हुए चलाता रहता है, लेकिन कुछ दूर जाकर ट्रक खड्डे में जा गिरता है। इसके बाद दूसरी गाड़ियों के ड्राइवर ट्रक चालक को उतारते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। कोई लकड़ी से मार रहा है तो कोई बाल पकड़कर थप्पड़ बरसा रहा है। आरोपी बेसुध नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि युवक नशे की हालत में ट्रक दौड़ा रहा था। लोगों का कहना है कि ट्रक कई बार गाड़ियों को टक्कर मारने से बचा, जिसके बाद बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल कंपनियां दम भर दावा करती हैं क्वालिटी, सर्विस और कस्टमर केयर का, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में एक थार मालिक ने अपनी नाराजगी जिस अंदाज में जताई है, उसने इन दावों की पूरी पोल खोल दी है। देखने के लिए यहां पर भीड़ भी उमड़ पड़ी और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में महिंद्रा थार मालिक अपनी कार को 2 गधों से खिंचवाते हुए गाजे बाजे के साथ शोरूम के बाहर पहुंच गया। ये अनोखा विरोध कुछ ही देर में सड़क पर चर्चा का विषय बन गया। कार मालिक ने बताया कि उन्होंने करीब 10 महीने पहले थार खरीदी थी, लेकिन कुछ समय बाद से ही गाड़ी में एक के बाद एक समस्याएं शुरू हो गईं, जैसे पानी का रिसाव, रंग उखड़ना, जंग लगना, कम माइलेज, इंजन से अजीब आवाजें, यानी वो सब जो किसी नई गाड़ी में नहीं होना चाहिए। शोरूम में कई बार ले जाने के बावजूद न सही समाधान मिला, न संतोषजनक सर्विस मिली। परेशान होकर उन्होंने विरोध का ये अनोखा तरीका अपनाया। इस दौरान राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। लोग कहते दिखाई दिए, अगर बड़ी कंपनियां ग्राहक की शिकायत नहीं सुनेंगी तो ग्राहकों को भी आवाज उठाने का यही तरीका अपनाना पड़ेगा। अब कंपनी की तरफ से जवाब का इंतजार है। और देखिए, जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ डेवलपमेंट कार्रवाई की। अथॉरिटी ने जोन 9 में धार्मिक नगरी गोनेर में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया। मंदिर जाने वाले रास्तों पर ये कार्रवाई की गई है। गोनेर नगरी, जहां से जगदीश महाराज मंदिर का मुख्य मार्ग जाता है, और सड़क के दोनों तरफ पसरे अवैध निर्माण, जिन पर जीडीए का बुलडोजर गरज रहा है। तनाव की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए पुलिस बल तैनात किया गया। भीड़ के बीच बुलडोजर जैसे ही आगे बढ़ा, एक एक कर रेजिडेंशियल और कमर्शियल अतिक्रमण ध्वस्त होने लगे। एक के बाद एक अवैध कब्जा मिट्टी में मिला दिया गया। दरअसल मंदिर मार्ग पर बनी अवैध दुकानों और बढ़ते निर्माणों की वजह से यहां आए दिन जाम लगता था। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की लगातार शिकायतों के बाद जेडीए ने कार्रवाई की। अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और हर निर्माण को नोटिस के आधार पर चिन्हित कर तोड़ा गया। संदेश साफ है कि कब्जा जमाए हर अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया जाएगा। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change, and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?